हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे आप सभी? उम्मीद है आप लोग बेहतर होंगे। स्वागत है आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल पीसीबी मस्ती में। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन का नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें हम कवर करेंगे गैमेटोजेनेसिस का सेकेंड पार्ट, दैट इज oogenesis। तो आपको हर लेक्चर से पहले मैं ये बोलता हूँ कि मैं लिखादा नहीं हूँ, बट ये प्रॉमिस करके जाता हूँ कि आज के बाद इस टॉपिक से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। और आजकल आपको बता दूं कि अच्छा से अच्छा नोट्स आप बना भी लोगे ना, तो फिर उस नोट्स का आपका वैल्यू अगर मुश्किल से बेचोगे तो 500 में बिकेगा, क्योंकि नोट्स से कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ समझिए और यहीं पे याद करके जाइए। और मैं बोलता हूँ, अगर आप पूरे कंप्लीट वीडियो को देखिए, अगर एक भी कंसेप्ट अगर आपको याद ना हो तो फिर आप मुझे बोलिएगा कि भैया आप सिर्फ बोलते हैं। हर एक कंसेप्ट को याद करा के भेजूंगा, ये मेरा दावा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम oogenesis। oogenesis की जो प्रोसेस होती है ना, oogenesis की प्रोसेस, oogenesis का मतलब होता है, ऊ का मतलब होता है ओवम और जेनेसिस का मतलब होता है बनना, यानी ओवम का बनना। अगर ओवम बनेगा तो किस चीज से बनेगा, यानी आप बोल सकते हैं प्राइमोर्डियल जर्म सेल से ओवम का बनना तक की जो भी प्रोसेस होती है ना, प्राइमोर्डियल जर्म सेल से लेकर ओवम के बनने तक की जो प्रोसेस होती है ना, उस प्रोसेस की स्टडी करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, oogenesis। यानी oogenesis अंडा का बनना, ओवम का बनना स्टार्ट कब होता है, एम्ब्रियोनिक कंडीशन में। ये पहला नीट 2022 का क्वेश्चन है कि oogenesis स्टार्ट एट एम्ब्रियोनिक कंडीशन। तो जब एक बच्ची अपने माँ के गर्भ में होती है ना, यानी भ्रूणीय कंडीशन में होती है ना, तो फिर तभी से उसके अंदर ओवम बनने की शुरुआत हो जाती है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि oogenesis स्टार्ट होता है एम्ब्रियोनिक कंडीशन में, ठीक है। एम्ब्रियोनिक कंडीशन में एक गर्ल चाइल्ड के अंदर oogenesis स्टार्ट होता है प्राइमोर्डियल जर्म सेल से, यानी पीजीसी से, प्राइमोर्डियल जर्म सेल से। तो प्राइमोर्डियल जर्म सेल में क्या होता है, डिफरेंशिएशन इन माइटोसिस। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, रूप रंग में परिवर्तन, और माइटोसिस डिवीजन है। अगर आपसे पूछे कि अगर एक बॉल को काटेंगे तो क्या होगा, उसका साइज तो छोटा होगा ही होगा। और माइटोसिस है ना, वो इक्वेशनल डिवीजन है, यानी बराबरी का बंटवारा, समसूत्री विभाजन, यानी विभाजन तो होगा और तो बराबर क्या रहेगा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम, गुणसूत्र की संख्या बराबर रहेगा। तो प्राइमोर्डियल जर्म सेल में होता है डिफरेंशिएशन एंड माइटोसिस, उसके बाद बनता है oogonia सेल। उसमें आपको प्राइमोर्डियल जर्म सेल से oogonia सेल बनता है ना, उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम 23 पेयर होते हैं, यानी 46 क्रोमोसोम होते हैं। 46 में से 22 पेयर क्या होते हैं, ऑटोसोमल क्रोमोसोम होते हैं। यानी 44 क्रोमोसोम होते हैं ना, वो ऑटोसोम होते हैं, और एक पेयर यानी 2 क्रोमोसोम होते हैं ना, वो सेक्स लिंक्ड होते हैं। और oogonia सेल में क्या होता है, कोई डिफरेंशिएशन, कोई डिवीजन नहीं होता है, वहां पे सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, ग्रोथ होता है, सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ होता है। oogonia सेल में क्या होता है, ग्रोथ। और ग्रोथ होने के बाद अगर आपसे कोई पूछे कि एक बड़ा बॉल है, बड़ा बॉल से छोटा बॉल बन गया, तो हुआ क्या, ग्रोथ का मतलब साइटोप्लाज्म इंक्रीज हुआ। ग्रोथ का मतलब क्या हुआ, सेल का साइज बढ़ गया, और सेल का साइज बढ़ा, उस सेल को किस नाम से जानते हैं, प्राइमरी फॉलिकल बोलिए वो भी सही, या फिर प्राइमरी oocyte के नाम से जानेंगे। तो आपको बता दूं, ये oogonia सेल होती है ना, जब बच्ची 25 वीक की होती है, यानी 25 वीक होती है ना, 25 वीक की होती है, तब का ये कंडीशन है। यानी एक बच्ची अपने माँ के गर्भ के अंदर 6 मंथ यानी 6 महीने की होती है ना, तो उसके अंदर oogonia सेल का नंबर कितना होता है, 7 मिलियन, यानी 70 लाख। उसके अंदर कितना oogonia होते हैं, 7 मिलियन। और उस oogonia में क्या होता है, ग्रोथ, और oogonia में ग्रोथ होकर के क्या बनाता है, प्राइमरी oocyte, प्राइमरी oocyte बनाता है। तो प्राइमरी oocyte का नंबर क्या होता है, 4 से 5 लाख। oogonia आपका 7 मिलियन था, 70 लाख से कितना आ गया, 4 से 5 लाख प्राइमरी oocyte बनता है। प्राइमरी oocyte की संख्या 4 से 5 लाख होती है। और आपको बोलेंगे कि सेल तो हाई 70 लाख है, oogonia से बना 4 से 5 लाख, क्योंकि सारे सेल को क्या होता है, प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाने के कारण बहुत सारे सेल क्या हो जाते हैं, डीजेनरेट हो जाते हैं, यानी मर जाते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी oocyte की संख्या कितनी होती है, नंबर ऑफ प्राइमरी oocytes 4 to 5 लाख होती है।
उसके बाद होती है प्राइमरी। जैसे ही एक गर्ल चाइल्ड के अंदर प्राइमरी oocyte बन के रेडी होता है ना, उसमें क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है म्यूसिस फर्स्ट, यानी कि रिडक्शनल डिवीजन। अगर एक गर्ल चाइल्ड जैसे ही उसके अंदर oogonia सेल कन्वर्ट हुआ, किसमें, सारे oogonia सेल कन्वर्ट होते हैं प्राइमरी oocyte के अंदर, जस्ट स्टार्ट हो जाता है म्यूसिस फर्स्ट। म्यूसिस का मतलब होता है रिडक्शनल डिवीजन, यानी उस डिवीजन में जब भी वो डिवीजन कंप्लीट होगा तो उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम कम हो जाएगा, और साइटोप्लाज्म तो कम होगा ही, क्योंकि डिवीजन है ना, डिवीजन बंटवारा होगा तो फिर साइटोप्लाज्म यानी सेल का साइज छोटा तो होगा ही होगा। तो जैसे ही गर्ल चाइल्ड में सारे oogonia सेल प्राइमरी oocyte बनाते हैं, प्राइमरी oocyte बनने के बाद म्यूसिस फर्स्ट स्टार्ट होता है, और म्यूसिस फर्स्ट होता है ना, वो प्रोफेज फर्स्ट स्टेज में क्या होती है, अरेस्ट हो जाती है। आपको सेल साइकिल में सेल डिवीजन जब मैं पढ़ाऊंगा उसमें पूरा माइटोसिस म्यूसिस को कंप्लीट डिटेल समझाऊंगा कि प्रोफेज क्या है, मेटाफेज क्या है। अभी के लिए याद रखिए कि जैसे oogonia सेल कन्वर्ट होती है प्राइमरी oocyte में, प्राइमरी oocyte में स्टार्ट होता है म्यूसिस फर्स्ट, और वो प्रोफेज फर्स्ट में अरेस्ट हो जाता है, यानी रुक जाता है, और गर्ल चाइल्ड का जन्म हो जाता है। यानी यहां से यहां तक का जो प्रोसेस है ना, प्राइमोडियम जर्म सेल से, प्राइमोडियल जर्म सेल से क्या बनने तक की, प्राइमरी oocyte बनने तक की प्रोसेस कब होती है, जब एक गर्ल अपने मां के गर्भ में होती है, यानी एम्ब्रियोनिक कंडीशन, यानी ये सारे प्रोसेस भ्रूणीय अवस्था में होती है। उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही प्राइमरी oocyte बना, प्राइमरी oocyte के अंदर हुआ म्यूसिस फर्स्ट, और वो अरेस्ट हो गया, यानी रुक गया, और बच्ची का जन्म हो गया। जन्म से लेकर के बच्ची को प्यूबर्टी के आने तक, यानी एक फीमेल बॉडी को उसके बर्थ से लेकर उसके प्यूबर्टी आने तक कोई चेंजेस नहीं होता है, नो चेंज। यानी जो म्यूसिस फर्स्ट स्टार्ट हुआ है ना, वो रुका हुआ है जन्म होने से लेकर प्यूबर्टी तक। अब आपसे पूछेंगे, आप पूछेंगे भैया प्यूबर्टी क्या होता है? प्यूबर्टी एक लाइफ के स्टेज होता है ना, जहां पे ह्यूमन के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक डेवलप होते हैं, जैसे मेल के अंदर बियर्ड का आना, मॉस्टिक का आना, फीमेल के अंदर मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट हो जाना। तो उसके बाद क्या हुआ, अब आया प्यूबर्टी। जन्म से लेकर के प्यूबर्टी के पहले तक एक गर्ल चाइल्ड के अंदर कोई परिवर्तन नहीं होता है, नो चेंजेस। उसके बाद होता है प्राइमरी oocyte में म्यूसिस फर्स्ट जो स्टार्ट हुआ था ना, जैसे ही गर्ल चाइल्ड क्या होगी, प्यूबर्टी को अटेन करेगी, म्यूसिस फर्स्ट कंप्लीट होगा। आपको बताया हूं कि जब म्यूसिस फर्स्ट कंप्लीट होता है ना, तो रिडक्शनल डिवीजन यानी नंबर ऑफ क्रोमोसोम कम हो जाता है, साइटोप्लाज्म की संख्या भी। यहाँ पे साइटोप्लाज्म का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना, बंटवारा है ना, बहुत ही यूनिक तरीके से हुआ है। एक को एकदम कम मिला है, यानी बेईमानी हुआ है, एक को एकदम कम, और एक को बहुत ज्यादा साइटोप्लाज्म की अमाउंट मिला है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते होंगे, प्राइमरी oocyte से बहुत एकदम छोटा सा सेल बना है और एक बड़ा सा सेल बना है, यानी एकदम यहाँ पे बेईमानी हुआ है। अनइक्वल डिवीजन होता है, यानी एकदम छोटा सेल बनता है, इसमें साइटोप्लाज्म की अमाउंट बहुत ही कम होती है, और जो सेकेंड सेल बनता है ना, उसमें जो साइटोप्लाज्म की अमाउंट बहुत ही ज्यादा होता है। तो प्राइमरी oocyte में म्यूसिस स्टार्ट हुआ था एम्ब्रियोनिक कंडीशन में, जब बच्ची का जन्म हुआ उसके बाद प्यूबर्टी तक कोई चेंज नहीं हुआ। जैसे ही प्यूबर्टी स्टार्ट हुआ, प्यूबर्टी अटेंड करते ही क्या हुआ, म्यूसिस फर्स्ट कंप्लीट हुआ। लेकिन म्यूसिस फर्स्ट कंप्लीट होने के बाद दो सेल बने, एक बड़ा सा बॉल बना, एक छोटा सा बॉल बना। तो बड़ा सा बॉल को नाम देते हैं सेकेंडरी oocyte। जो बड़ा वाला बॉल है ना, वो सेकेंडरी oocyte के नाम से जाना जाता है, और जो छोटा वाला बॉल है ना, उसको क्या, फर्स्ट पोलर बॉडी के नाम से जाना जाता है। तो फिर आप यहां पर पूछिएगा, जब एक बड़ा ही और एक छोटा ही, एक बड़ा और एक छोटा सेल ही बनाना था, तो यहां पे म्यूसिस हुआ तो क्यों हुआ? म्यूसिस हुआ तो क्यों हुआ? यहाँ पे बहुत ही अमेजिंग बात है, म्यूसिस इसलिए हुआ क्योंकि म्यूसिस है रिडक्शनल डिवीजन, नंबर ऑफ क्रोमोसोम को कम करता है। तो हमको यहाँ पे 2n से नंबर ऑफ क्रोमोसोम n तक ले जाना है, यानी डिप्लॉयड से हैप्लॉयड के अंदर इसे कन्वर्ट करना था। इस सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम था ना, 46 क्रोमोसोम से इसके कितना 23 क्रोमोसोम पे लाना था। इसलिए इस सेल के पास 23 क्रोमोसोम होंगे, यानी 22 ऑटोसोम होंगे और एक सेक्स लिंक्ड होगा। तो इसको प्राइमरी oocyte से म्यूसिस फर्स्ट कंप्लीट होने के बाद सेकेंडरी oocyte बनता है, और एक सेकेंडरी oocyte और एक पोलर बॉडी का निर्माण होता है।
पोलर बॉडी का निर्माण हुआ है सिर्फ और सिर्फ क्रोमोसोम के नंबर को कम करने के लिए। यानी अगर एक गैमीट के अंदर अगर आप 46 क्रोमोसोम रखोगे और स्पर्म के अंदर 23 क्रोमोसोम होते हैं, तो फिर वो तो आपको क्रोमोसोम का नंबर एबनॉर्मल हो जाएगा ना, क्योंकि एक मेल को बनाने के लिए या फिर एक फीमेल को बनाने के लिए, दैट इज आप बोल सकते हैं कि ह्यूमन को बनाने के लिए 46 क्रोमोसोम ही चाहिए। यानी हैप्लॉइड मेल गैमीट भी होना चाहिए और हैप्लॉइड फीमेल गैमीट भी होना चाहिए। तो फीमेल गैमीट तो ओवम है, तो फिर यहां पर एक अनइक्वल डिवीजन होता है, फर्स्ट पोलर बॉडी एंड सेकेंडरी oocyte बनता है। अब आपका सेकेंडरी oocyte बनकर रेडी हो चुका है। ये सारे प्रोसेस कहाँ हो रहे हैं? ओवेरी के अंदर। ये सारे प्रोसेस ओवेरी के अंदर, ओवेरी कहाँ? एक एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होती है, जो कि क्या होता है, यूट्रस के वॉल से अटैच होती है एक लिगामेंट के थ्रू। तो ओवेरी के अंदर ये अब सेकेंडरी oocyte बनकर रेडी हो चुका है। और सेकेंडरी oocyte अब उसके बाद तो गर्ल क्या अटेंड कर चुकी है, यानी प्यूबर्टी को अटेंड कर चुकी है। प्यूबर्टी अटेंड करने के बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल आ जाते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14वें दिन पे क्या होता है, LH और FSH का लेवल काफी हाई होता है। यानी LH सर्ज के कारण क्या होते हैं, ओवेरी से क्या निकलते हैं, सेकेंडरी oocyte ही बाहर निकलते हैं। ओवरी से क्या निकलेंगे, सेकेंडरी oocyte। अगर कोई पूछे ओवुलेशन के समय में ओवरी से क्या निकलते हैं, सेकेंडरी oocyte, नहीं कि ओवम। ये गलती आप लोग ना करिएगा, क्योंकि सेकेंडरी oocyte निकलती हैं। और आपको मैं बताया था कि जैसे फैलोपियन ट्यूब का सबसे जो इंड पार्ट होता है ना, इनफंडिबुलम, उसके इंड पर क्या प्रेजेंट था, एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट था, जिसको फिमरी बोलते। जैसे ओवरी से क्या हुआ, ओवम रिलीज, सेकेंडरी oocyte रिलीज हुआ ना, सेकेंडरी oocyte को क्या हुआ, खींचकर फैलोपियन ट्यूब के सबसे वाइडर पार्ट, यानी जो चौड़ा पार्ट होता है ना, उसमें ले जाते। उसको किस नाम से जानते हैं, एम्पुला। और क्या हुआ, वहां से आया एम्पुला में तो ओवम चला गया। अगर स्पर्म आया, यानी अगर एट अ टाइम ऑफ, जब होता है LH सर्ज होता है ओवुलेशन के समय में, यानी रिस्क पीरियड, आपको मैं मेंस्ट्रुअल साइकिल अच्छा से पढ़ाऊंगा पूरे, रिस्क पीरियड होता है ना 10 से 17 दिन तक, 10 से 17 दिन तक अगर कोई इसमें स्पर्म आया, यानी फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट के अंदर स्पर्म आया, यानी पॉपुलेशन में भाग ली, तो फिर क्या, स्पर्म जाएगा फैलोपियन ट्यूब में और वहां पे फर्टिलाइजेशन हुआ। फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या होता है, ओवम बनता है और उसके बाद सेकेंड पोलर बॉडी बनता है। तो सबसे पहले चलिए स्टार्ट करता हूं, जो सेकेंडरी oocyte बनता है ना, सेकेंडरी oocyte बनते ही उसमें क्या स्टार्ट हो जाते हैं, मियोसिस सेकेंड स्टार्ट हो जाता है। और मियोसिस सेकेंड वहां भी रुक जाता है मेटाफेज सेकेंड में। प्राइमरी oocyte में क्या, मियोसिस फर्स्ट स्टार्ट हुआ था और प्रोफेज फर्स्ट में रुक गया था, लेकिन सेकेंडरी oocyte के अंदर मियोसिस सेकेंड होगा, लेकिन वो भी अरेस्ट हो जाएगा, किसमें, मेटाफेज सेकेंड में। मेटाफेज सेकेंड में अरेस्ट होने के बाद सबसे पहले आपको बता दूं कि ओगोनिया सेल का नंबर 7 मिलियन था। 7 मिलियन कब था, जब बच्ची अपने मां के गर्भ में 25 वीक की थी, यानी 6 महीने की, 25th वीक यानी 6 मंथ। उसके बाद क्या हुआ, उसके अंदर सारे ओगोनिया सेल कन्वर्ट हो गए प्राइमरी oocyte में। प्राइमरी oocyte के नंबर 4 से 5 लाख था, 4 से 5 लाख था। और क्या हुआ, 4 से 5 लाख प्राइमरी oocyte तो बने एट द चाइल्ड बर्थ, यानी एक गर्ल का जन्म हुआ तो उसके अंदर 4 से 5 लाख तो प्राइमरी oocyte थे, लेकिन एट अ प्यूबर्टी, एक लेडीज के अंदर प्यूबर्टी अटेंड करने तक 60 से 80 हजार, यानी 60 to 80,000 नंबर ऑफ क्या थे, प्राइमरी oocyte। यानी कह सकते हैं सारे प्राइमरी oocyte क्या हुए, प्राइमरी oocyte क्या हुए, सारे का क्या हुआ, मात्र यहाँ पे 4 से 5 लाख थे ना, प्राइमरी oocyte 4 से 5 लाख थे, लेकिन 4 से 5 लाख के बाद क्या हुआ, प्यूबर्टी के बाद नंबर जब देखा गया एट अ प्यूबर्टी के टाइम जब देखा गया ना, तो नंबर ऑफ प्राइमरी oocyte कितने बचे थे, 60 से 80 हजार, यानी 60 to 80,000 ईच ओवरी।
प्रत्येक ओवरी के अंदर 60 से 80 हजार ही प्राइमरी oocyte प्रेजेंट थे। यानी बहुत सारे, यहाँ तो 4 से 5 लाख थे और यहाँ पे 60 से 80 हजार ही क्यों बचे, और जो भी डिजेनरेट हो गए, क्योंकि बहुत सारे जो सेल जो थे प्राइमरी oocyte वो डिजेनरेट हो गए क्योंकि उनको भोजन नहीं मिला। तो इस जो डिजेनरेट फॉलिकल्स होते हैं ना, प्राइमरी फॉलिकल्स, उसको क्या बोलते हैं, एट्रेटिक फॉलिकल। और इस प्रोसेस को किस नाम से जानते हैं, एट्रेसिया। इस प्रोसेस को किस नाम से जानते हैं हम, एट्रेसिया। अब यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे समझा रहा था, सेकेंडरी oocyte में स्टार्ट हुआ मियोसिस सेकेंड, और मियोसिस सेकेंड क्या हुआ, मियोसिस सेकेंड स्टार्ट होने के बाद मेटाफेज सेकेंड में क्या हुआ, अरेस्ट हो गया। और यहाँ पे बहुत ही झन्नाटेदार एक कंसेप्ट आने वाला, अच्छे से समझिएगा। जब मियोसिस सेकेंड कंप्लीट हुआ ना, तो क्या हुआ, ओवम फीमेल के ओवरी से बाहर निकल गया। ओवम क्या हुआ, फीमेल के ओवरी से बाहर निकला और उसको फिमरिक कलेक्ट करके कहाँ ले गई, इम्पुला रीजन में ले गई। और वहां पे अगर स्पर्म आया, अगर स्पर्म फ्यूज हुआ, तब जाकर के क्या होगा, मियोसिस सेकेंड कंप्लीट होगा। अगर स्पर्म का ओवम से कांटेक्ट नहीं हुआ तो क्या हुआ, ओवम से कांटेक्ट नहीं होने के बाद तो वो जो होता है ना, सेकेंडरी oocyte ही रह जाएगी और सेल वहां पे डिजेनरेट होकर के क्या होगी, मेंस्ट्रुअल फ्लूइड के माध्यम से, बर्थ कैनाल के माध्यम से मेंस्ट्रुअल फ्लूइड के साथ बाहर निकल जाएगी। अब मियोसिस सेकेंड कंप्लीट कब होगा, अगर सेकेंडरी oocyte फैलोपियन ट्यूब के इस्थमस बोल रहे हैं, एम्पुला पार्ट में गया और एम्पुला पार्ट में क्या आया, स्पर्म आया, फर्टिलाइजेशन हुआ, उसके बाद कंप्लीट होगा। तो यहाँ पे अगर कोई आपसे पूछे मियोसिस सेकेंड कंप्लीट आफ्टर ओवुलेशन इन फैलोपियन ट्यूब ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन एंड बिफोर द फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस के मिलने से पहले, फर्टिलाइजेशन में सबसे पहले क्या होता है, प्लाज्मोगेमी, यानी जो उसको साइटोप्लाज्म होते हैं ना, वो मिक्स होते हैं। मेल और फीमेल का, स्पर्म और ओवम का साइटोप्लाज्म मिक्स होते हैं, और साइटोप्लाज्म मिक्स होने के बाद दोनों का न्यूक्लियस मिक्स करते हैं। तो मियोसिस सेकंड कंप्लीट कब होता है, साइटोप्लाज्म के मिक्सिंग के बाद एंड न्यूक्लियस के मिक्स होने से पहले। यानी कोई पूछे मियोसिस सेकंड कंप्लीट आफ्टर ओवुलेशन इन फैलोपियन ट्यूब ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन एंड बिफोर द फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस, यानी ओवुलेशन के बाद फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन के दौरान एंड फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस, यानी दोनों के न्यूक्लियस के मिलने से पहले स्टार्ट होता है। और जैसे ही कंप्लीट होता है मियोसिस सेकेंड, उसमें से क्या निकलता है, ओवम और सेकेंड पोलर बॉडी। अब तो बोलेंगे यहाँ पे पोलर बॉडी क्या कर रहा है, यहाँ पे क्रोमोसोम तो कम नहीं कर रहा है ना। तो आपको तो मैं बताया था ना, मियोसिस सेकेंड जस्ट लाइक अ माइटोसिस, यानी जो मियोसिस सेकेंड है ना, वो माइटोसिस के समान है, यानी उसमें क्रोमोसोम का नंबर कम नहीं होगा। यहाँ पे 23 क्रोमोसोम थे, आज भी यहाँ भी 23 क्रोमोसोम प्रेजेंट है। बहुत लोग बोलते हैं कि ओवुलेशन के समय ओवम निकलता है, नहीं, ओवम कब निकलता है, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। बोले ओवम निकलता है, ओवम कब बनता है, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन एंड बिफोर द फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस। उस कंडीशन में क्या बनता है, ओवम बनता है, उस कंडीशन में ओवम बनता है और सेकेंड पोलर बॉडी। और यहाँ पे बहुत सारा नीट का बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, सेकेंड पोलर बॉडी रिलीज कहाँ रिलीज होता है, इन फैलोपियन ट्यूब, ना कि ओवरी। फर्स्ट पोलर बॉडी रिलीज कहाँ होता है, ये रिलीज होता है ओवरी के अंदर। फर्स्ट पोलर बॉडी रिलीज होता है ओवरी के अंदर और सेकेंड पोलर बॉडी रिलीज होता है फैलोपियन ट्यूब में। और ओवरी से क्या बाहर निकलता है, सेकेंडरी oocyte। अब ये जो oocyte है ना, इसके न्यूट्रिएंट्स कौन देते हैं, जो सारे ये आपको जो मैं पढ़ाया ना, इसमें जो न्यूट्रिएंटिव चीज क्या है, न्यूट्रिएंटिव थिंग्स क्या है, तो इसमें योग होता है जो कि सबको न्यूट्रिएंट देता है। और योग बना किसका होता है, फॉस्फोलिपिड की बनी होती है, और उसमें थोड़े थोड़े अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट भी प्रेजेंट होता है। और जो आपको मैं बता दूं, ये सारे प्रोसेस होते हैं ना, यहाँ से प्राइमोर्डियल जर्म सेल से लेकर प्राइमरी oocyte तक के बनने के प्रोसेस, एम्ब्रियोनिक कंडीशन, यानी एक बच्चे अपने माँ के गर्भ के अंदर होती है ना, तभी से यहाँ तक प्रोसेस माँ के गर्भ में होती है। और यहाँ से यहाँ तक की प्रोसेस, यानी प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte कब बनता है, एट अ प्यूबर्टी के समय में बनता है। लेकिन और सेकेंडरी oocyte से ओवम बनने तक की प्रोसेस कब होता है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, यानी स्पर्म के कंटेक्ट में स्पर्म एंट्री करता है किसमें, ओवम के अंदर। उसके बाद क्या होता है, मियोसिस सेकेंड कंप्लीट होता है और वो ओवम में कन्वर्ट होता है और सेकेंड पोलर बॉडी में। तो उम्मीद है आपको ये सारे कंसेप्ट एक एक चीज क्लियर होगा। तो फिर अगर आपको इस वीडियो में जो भी कमी लगे आप उसको जरूर कमेंट करके बताएं। और मैं कभी नहीं बोलता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं, लेकिन मैं ये नहीं कहता हूं कि आप लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें।
और मैं ये जरूर कहूंगा कि इस वीडियो में अगर आपको जो भी कमी लगे उसको आप जरूर बताएं, कमेंट बॉक्स में जाकर के बताएं, ताकि मैं इंप्रूव कर सकूं, क्योंकि ये मेरा 5th लेक्चर ही है, ये मेरा 5वां लेक्चर है और फिर मैं इसमें बहुत सारे इंप्रूव करने की कोशिश करूंगा। अगर आपको नोट्स चाहिए तो फिर आप नोट्स के लिए भी कमेंट करिए, क्योंकि मेरे पास तो बहुत सारे सुपर नोट्स है। मैं नोट्स भी प्रोवाइड करा सकता हूं, मैं आपको अपने हाथ हैंड रिटन नोट्स भी दे सकता हूं, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि ऊ जेनेसिस में इससे बाहर ना नीट के अंदर ना किसी बोर्ड के अंदर मैं लिखाता नहीं, मुझे ये बात पता है। क्योंकि अगर आप लिख के पढ़ जाओगे ना, तब एक से एक बुक पढ़े हुए जाओगे, बहुत सारे दिस दैट कोचिंग के मॉड्यूल्स है उससे भी आप पढ़ लोगे, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे याद कराने की कोशिश करता हूँ सारे कंसेप्ट को। तो फिर ये मेरा प्रयास आपको कैसा लगा? लास्ट में मैं एक ही वर्ड बोलता हूँ, जय हिंद।